ओके, सो आज हम ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं रिवीजन का, जिसके अंदर आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बताओ। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, डीएनए कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि मुझे बताओ किससे मिलके बनता है किससे नहीं मिलके बनता है, तो वो कैसा दिखता है बेसिकली आज वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, जो डीएनए है उसका यार लेंथ तो इतना बड़ा होता है। ठीक है, लेट से अगर बोला जाए डीएनए का जो लेंथ है बेटा वो कितना होता है, 2.2 मीटर का 2.2 मीटर। लेंथ होता है इनका। ठीक है, 2.2 मीटर यार, 2 मीटर काफी बड़ा होता है। और हमारी बॉडी में ऐसा नहीं सिर्फ एक डीएनए प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस जो आपके ना डीएनए प्रेजेंट है। तो यार उनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है कि मतलब 2 मीटर का भी ना वो छोटा सा हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो हम इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.2 जो हमारा लेंथ है वो आया कहाँ से है। जैसे कि पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। ठीक है, इतने बेस पेयर हैं पर उस बेस पेयर के दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ तो जब इसको कैलकुलेट करता है तो डिस्टेंस आता है 2.2 मीटर। तो और ये 2.2 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए। अब हमें इसको क्या करना था, इसकी पैकेजिंग करनी थी। तो इसी से कंसेप्ट आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या आता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे दो बातें थी, एक थी प्रोकैरियोट्स में बात थी और एक यूकैरियोट्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स तो बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें ज्यादा कोई वो नहीं होती। जैसे प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है तो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो उनमें प्रेजेंट ही नहीं होती। यूकैरियोट्स बोले तो जैसे इकोलाई हो गया। ठीक है, समझ पड़ा। तो जैसे उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो उनका जो डीएनए है वो पूरे क्या उसमें फैला हुआ रहता था, पूरे सेल में फैला हुआ होता था। साथ ही जो डीएनए है वो किससे जैसे डीएनए है वो किससे जुड़ा होता था, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से। किससे, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से। और यहाँ पे जैसे हम यूकैरियोट्स में देखते हैं, मैंने आपको बताया होगा। चलो मुझे बताओ यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है, किसका नाम? यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन होता है डीएनए में उसका क्या नाम होता है। मैम हिस्टोन्स। वेरी गुड। ठीक है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन वहां पे होता है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए ना कि प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन होता है उसका नाम बोलो, तो आपको बोलना है न्यूक्लियोइड। क्या बोलना है, न्यूक्लियोइड। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ पड़ी ना बात। चलो, अब यहाँ से जैसे सॉरी ये जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव होता है, डीएनए हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स की। यू हम तो आराम आराम से, विशाल। ओके, ये तो मोहित जल्दी कौन है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोहित जल्दी कौन है। मैम बोल ही नहीं रहा कुछ। केमिस्ट्री क्लास में भी आता है ये। नहीं वो तो मुझे पता ही है, रोज आता है, बट इसको मैं थोड़ा निगम से कंफ्यूज हो गई थी। क्लास में तो रोज आता है आई नो, बट मैं इसको निगम से ना कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगा चलो यूकैरियोट्स। ठीक है, तो अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में बेटा क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन कैसे है, बेसिक इन नेचर और कैसे है, पॉजिटिव। ठीक है, और इन प्रोटीन को यहाँ पे नाम दिया गया है हिस्टोन प्रोटीन।
क्या नाम दिया गया है? हिस्टोन प्रोटीन। लेट्स से हम आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसा करके, आपके एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दे रखा है, दे रखा है यस मैम। ऐसा, इसको हिस्टोन बोल रखा है जो कि पॉजिटिव होता है, और ये होता है डीएनए जो कि क्या होता है? नेगेटिव। तो एक जो हिस्टोन होता है, सबसे पहले ना एक स्टोन ऑर्गेनाइज होता है, बहुत सारे स्टोन मिलते हैं, तो लेट्स से 8 हिस्टोन मिलके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। समझ पड़ा बात? ये हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो रैप कर जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है। अब एक जो न्यूक्लियोसोम है, ये आपको मोती जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? यस मोती जैसा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम में बेटा क्या होता है? 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक न्यूक्लियोसोम में बताओ कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि यार 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अब कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोसोम देखो, अब जैसे एक न्यूक्लियोसोम हो गया, एक न्यूक्लियोसोम, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। समझ पड़ा बात? आपने न्यूक्लियस में जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ऐसे आपने ऐसे न्यूक्लियस देखा तो आपको एक ऐसे डार्क कलर का पर्पल नजर आता है, फिर एक लाइट कलर का, फिर डार्क कलर का, फिर लाइट कलर का। तो ये जो डार्क और ये अलग अलग कलर के नजर आते हैं ना, ये क्रोमैटिन ही होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है। अब ये क्रोमैटिन भी कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर फर्दर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। समझ पड़ा बात? यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना सारी बात क्या हो रही है? पैकेजिंग की बात हो रही है। अभी ये जो क्रोमैटिन की बात चल रही है, ये सब किस पे बात चल रही है? अभी हमने सारी बात की लोअर लेवल पे। अगर मेरे को हायर लेवल पे जाना है, अगर मेरे को हायर लेवल पे क्या करवानी है? इनकी पैकेजिंग करवानी है, तो वहां पे क्या होगा? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन लगेगा। वहां पे फिर हायर लेवल पे ना हिस्टोन नहीं लगता है, वहां पे कौन सा लगता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है। अब जैसे इन न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियस में कुछ रीजन्स होते हैं जो आप देखोगे। एक रीजन तो क्या होगा बेटा? या तो बहुत लाइटली स्टेन्ड होगा, बहुत हल्का हल्का सा स्टेन्ड होगा, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल लाइट पर्पल कलर का होगा। ठीक है। और तो कैसा होगा? लूजली पैक्ड। कैसा होगा? लूजली पैक्ड है वो, तभी लाइटली स्टेन्ड है। वहीं दूसरी तरफ कोई होगा डार्क स्टेन्ड। कैसा होगा? डार्क स्टेन। या फिर टाइटली पैक्ड। कैसा होगा? टाइटली पैक्ड। ठीक है। तो ये जो लाइटली स्टेन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। और इसको कहते हैं हम हीट्रोक्रोमेटिन। मेरे हिसाब से अभी तो आंसर आने चाहिए तुम्हारे पास पास। ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब तक दूसरी बार करा रही हूँ मैं तुम लोगों को। क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने अपनी। मैम मेरे को पता था, मैं दिया तो था पूछा ही नहीं, इसलिए बताया ही नहीं। हाँ ठीक है, अब तुम ही बताओगे है ना। अच्छा चलो मुझे बताओ, सर्च ये जेनेटिक यार, हमारी को ना ये पता था एक जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ये जेनेटिक मटेरियल हमें अभी पता पड़ चुका है। पर इसके लिए ना साइंटिस्ट ने काफी सारी क्या की थी? रिसर्च करी थी, काफी सारी सर्च चली थी। तो उस पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट थे। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें एक आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या आया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो चलो अब मुझे कोई एक्सप्लेन करो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक जना। बताऊं मैम मैं? हाँ बेटा बताओ। जैसे मैम ऐसे स्ट्रेन होता है मैम, और उस एक माउस लिया मैम, माउस को अगर इंजेक्ट करते हैं मैम ऐसे स्ट्रेन, तो चूहा जो है मर जाता है।
और आर स्ट्रेन लिया, अगर उसमें इंजेक्ट करते माउस में तो मैम जीवित रहता है। तो हीट किल्ड देते हैं मैम बात को एस स्ट्रेन को मैम, तो इंजेक्ट करते हैं तो मैम जीवित रहता है चूहा। उसके बाद मैम दोनों मतलब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को हीट किल करते हैं ना, तो मैम चूहा मर जाता है इंजेक्ट। तो वो क्यों मर जाता है? क्यों मैम उसका वायरस जो होता है आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन के वायरस में आर स्ट्रेन में चला जाता है। वायरस नहीं, वो उसको वायरुलेंट कर देता है। वायरुलेंट बोले तो वायरस उसको खतरनाक बना देता है, उसकी जो मारने की प्रॉपर्टी है उसको जीवित कर देता है। कैसे? देखो, ये सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था 1928 में हुआ था। ये सारी कहानी तो यार देखो आपको बताने के लिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, ठीक है? क्योंकि फ्रेडरिक हाँ, ये रेडलिंग सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, इट्स जस्ट रिवीजन ओनली। तो देखो, सबसे पहले ये 1928 में हुआ था। ये किया गया था स्ट्रिप्टोकोकस फोकस निमोनिया। निमोनिया पे, ठीक है? किस पे किया गया था? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया में। अब क्या किया था, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया गया कल्चर प्लेट में। तो दो कॉलोनीज आई, एक आर और एक एस। आर रिप्रेजेंट की रफ थी और एस इज स्मूथ या फिर शाइनी, ठीक है? स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। आर है रफ है, एस इज स्मूथ है, ठीक है? आर रफ है यानी इसके अंदर क्या था? म्यूकस कोट नहीं था। बोलते हैं ना, जैसे म्यूकस लाइक हमारी बॉडी में जैसे माउथ में हमारे म्यूकस प्रेजेंट है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर माउथ में अगर म्यूकस प्रेजेंट है तो वो स्मूथ स्मूथ हो जाएगा, म्यूकस नहीं है तो रफ हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, ठीक है? तो आर में म्यूकस कोट नहीं था, एस में हमारे म्यूकस कोट प्रेजेंट था, ठीक है बच्चा पार्टी? ये तो कहानी हो गई। तो अब इसमें वही क्या किया, जो माइस था मतलब चूहा था, चूहे के अंदर हमने क्या किया, एस्ट्रेन डाला, तो चूहा क्या हो गया? मर गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया था। क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। वही माइस में हमने जब कौन सा स्ट्रेन डाला? आर स्ट्रेन डाला। कौन सा? आर स्ट्रेन। तो भैया उसने देखा कि ये चूहा तो मरा ही नहीं है, चूहा तो जिंदा है, क्योंकि उसको निमोनिया हुआ ही नहीं था, ठीक है? तो साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया आगे जाके, उन्होंने ये जो एस स्ट्रेन था इनको क्या कर दिया, ये जितने भी स्ट्रेन थे इसको क्या किया? हीट किया, ठीक है? क्या किया इन्होंने? हीट किया। अब जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े क्या हो गए? चेंज हो गए। मतलब रिजल्ट्स ऐसे मान लो कि रिजल्ट्स बेसिकली क्या हो गए? अपोजिट हो गए। लेट्स से जो एस स्ट्रेन था हीट किल्ड वाला, कौन सा? हीट किल्ड वाला, इंजेक्ट किया तो बेटा क्या हुआ? माइस का वो जिंदा रहा। कैसा रहा? जिंदा। यहाँ पे मर गया था। अब वही आर स्ट्रेन था जो, और एस स्ट्रेन, इन दोनों को जब कंबाइन करके डाला, जिसमें जो आर स्ट्रेन है ना बेटा, ये कौन सा है? लाइव वाला, और एस स्ट्रेन वही है हीट किल्ड। आर स्ट्रेन बेटा सेम है, आर स्ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं किए थे, ये याद रखना। आर स्ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं किए थे, हीट किल्ड जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन को किया था। अब इन दोनों को कंबाइन करके जब डाला ना, तो चूहा क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ? चूहा मर गया। और इन्होंने देखा ये जो मरा हुआ चूहा है, इन्होंने वहां से क्या एक्सट्रैक्ट किया? एस बैक्टीरिया। क्या मतलब? एस बैक्टीरिया। तो मतलब आर स्ट्रेन में भी एस का कुछ मिला, तो इन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ ऐसा था आर स्ट्रेन जो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी थी ना मारने वाली, हाँ के ना? तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है या फिर ट्रांसफर हुआ है। तो उन्होंने देखा जो एस स्ट्रेन है उसने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? वायरुलेंट कर दिया है, खतरनाक कर दिया है। अब तो इससे बेटा बस हमें ये पता करता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे, पर हमें इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था। जैसे मैंने बोल दिया, आज हमें पता ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उस वक्त साइंटिस्ट को नहीं पता था। अभी रिसर्च चल रही थी, तो बायोकेमिकल नेचर के लिए रिसर्च चल रही थी, समझा? तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए, किसके लिए? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन यानी कि बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक एक्सपेरिमेंट किया गया डायरेक्टली, ठीक है?
उसके अंदर 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकली और मैकार्टी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, प्रोटीन था, चलो कोई मुझे बताएगा क्या किया उसके अंदर। देखो उन्होंने ये जो हमारा जो रिजल्ट आया था, तो उन्होंने सारे जो बायोकेमिकल्स थे वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए। बायोकेमिकल्स बोले तो प्रोटीन उसमें से निकाल लिया, उसमें से डीएनए भी निकाल लिया, उसमें से आरएनए भी निकाल लिया। हमें तो नहीं पता इसमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, अभी हमें कंक्लूड करना है। तो उसकी बॉडी में जो जो भी था ना, प्रोटीन था वो भी निकाल लिया, डीएनए था वो भी निकाल लिया, आरएनए था वो भी निकाल लिया, हीट किल्ड एस सेल्स में से, ठीक है। और उन्होंने पता किया कि भैया कौन सा है वो देखते हैं। तो ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थे, जिनका नाम था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। बताओ उन्होंने क्या किया था। एक आपका वो एक्सपेरिमेंट है वो वाला बैक्टीरियोफेज वाला, यस बताओ कोई मुझे एक्सप्लेन करो उसे। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट मैम। हाँ मैम इन्होंने मैम बैक्टीरियोफेगस फेस ली थी, रेडियो एक्टिव S15 सल्फर, और मैम उस पे किया था जिसमें मैम सल्फर प्रेजेंट होगा, और एक फॉस्फोरस। मैम उन्होंने बैक्टीरिया फेजेस लिए थे ना, कुछ उनको उन्होंने सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था जिससे उनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ जाए, और कुछ को उन्होंने वो फोस्फोरस में ग्रो किया था जिससे उनके डीएनए, क्योंकि फोस्फोरस कंटेन करता है। तो फिर मैम उन्होंने जैसे ही वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उन्होंने आखिर में ये पाया कि जिसमें प्रोटीन था उन्होंने उसमें वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन जो बैक्टीरिया था ना उसमें रेडियो एक्टिव वो पाया गया था, डीएनए। ठीक, गुड गुड। देखो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया होगा कि इसने क्या बोला है, तो मैं उनको बता देती हूँ। लेट्स से 3 स्टेप में खत्म कर दिया मैम ये, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और कंट्रोल। हाँ ठीक है, वो स्टेप्स तो कॉमन है, वो तो सबको है ना, स्टेप्स तो बहुत इजी है। मेन मैं आपको मुद्दा बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था। देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक बैक्टीरियोफेज लिया। क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है। अब उसको अटैच किया, तो जैसे ही अटैच किया तो उन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल ट्रीट किया। जैसे यहाँ पे इसके पास जेनेटिक मटेरियल था तो उसमें ट्रांसफर किया 3 फेजेस में, इन्फेक्शन, ब्लाइंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे पास ऑन हुआ तो हमें पता करना था ये डीएनए है, प्रोटीन है, क्या है। तो हमने क्या किया, 2 सब्सटेंस लिए। एक सब्सटेंस लिया सबसे पहले सल्फर, और एक सब्सटेंस लिया हमने फॉस्फोरस, ठीक है। एक लिया सल्फर और एक लिया फॉस्फोरस। ये दोनों क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। कैसे थे, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको, जैसे आपने देखा होगा, आप क्लियरली, जैसे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो क्लियरली आइसोलेट किए जा सकते हैं, ठीक है, उनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग होती है, समझे। तो अब जो वायरस थे उनको ग्रो किया किस पे, वायरस को हमने ग्रो किया सल्फर पे भी और फॉस्फोरस पे भी। तो जब वायरस को हमने फॉस्फोरस पे ग्रो किया, उन्होंने क्या पाया कि वहां पे कौन ग्रो हो गया था, यहाँ पे हमने डीएनए भी था, प्रोटीन भी था वायरस के पास। तो आप बताओ कौन सा ग्रो हुआ था फॉस्फोरस पे, डीएनए बेटा, डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं होता है। तो यहाँ से प्रोटीन हटा दो। फिर वही सल्फर में बेटा डीएनए और प्रोटीन में से कौन आया, हमारे यहाँ पे आ गए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के पास सल्फर होता है पर डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है। तो इससे क्या कंक्लूड किया कि जो डीएनए है, डीएनए के पास क्या क्या होता है, सल्फर होता है या फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे मैं एक चीज और लिखने जा रही हूँ, जैसे बैक्टीरिया था उसको इन्फेक्ट किया हमने किससे,
इन्फेक्ट विथ वायरस, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो एक तरफ आ गया हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए, चलो वो इस तरफ लिखूंगी, रेडियो एक्टिव डीएनए, और इस तरफ हमारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन। हाँ कि ना, प्रोटीन सल्फर वाला, डीएनए फॉस्फोरस वाला। तो रेडियो एक्टिव डीएनए जो था वो नॉट रेडियो एक्टिव, प्रोटीन did not enter from virus to bacteria, ठीक है। वही रेडियो एक्टिव प्रोटीन में क्या हुआ था, प्रोटीन है तो सल्फर है, तो डीएनए वॉज, सॉरी रेडियो एक्टिव डीएनए, हाँ, प्रोटीन डिड नॉट एंटर, और सल्फर में ये हुआ था, डीएनए वॉज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा? तो एक में अगर रेडियो एक्टिव वाले में ग्रो कर रहा है, यहाँ पे देखो दो कंडीशन आई, यहाँ पे हमारा डीएनए ग्रो कर गया, यहाँ पे डीएनए ग्रो नहीं किया, यानी कि एक रेडियो एक्टिव में वो पास ऑन हो जाता है और एक में पास ऑन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है। संजना, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर मैम। संजना से पूछा है मैंने, आपसे नहीं पूछा है। संजना के बिहाफ पे भी यही बोल देंगे। मनोज संजना बन गया है। हाँ, ये नहीं, नहीं। लड़के तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। बेटा संजना, मैम ये पहले आपने बोला था ना, तो इसीलिए उसको जवाब दे रहा था। क्लियर। ठीक है ना। ये थोड़ा सा शॉर्ट में भी हो गया है, जिस लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह मैंने दिखाया है, तो इट्स लाइक बिकॉज ये रिवीजन है। अगर आपको इसका पूरा और डिटेल देखना है, इट्स लाइक पूरा डिटेल में, इट्स लाइक पूरा एक लेक्चर में भी मैंने समझाया था इसे, तो वहां पे आप व्हाट्सएप से एक बार देख लेना इसे, व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका वीडियो से, ठीक है। चलो, अब ना मेरा एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे चलो एक लड़ाई करते हैं, एक लड़ाई है डीएनए वर्सेस आरएनए की। आप लोगों को जो जो भी क्वेश्चन पूछो वो क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे जिससे ये बताओ कि लेट से आप आरएनए को डीएनए से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, मेरे को 2 पॉइंट बता दो कोई भी। मैम आरएनए के सेकंड कार्बन पे एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और मैम थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि आरएनए के सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये OH ग्रुप कैसा होता है बेटा, रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज जो रिएक्टिव होती है, क्या वो इजीली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। जो रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक चीज को इजिली दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो बिल्कुल कट्टर होते हैं, वो एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आरएनए में सेकंड ग्रुप पे, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैंने आपको लेक्चर शुरू हो रहा था तब मैंने आपको बताया था आरएनए कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एज अ मैसेंजर काम करते हैं, तो वो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो आरएनए होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, पर वहीं डीएनए जो होता है उसके सेकंड कार्बन पे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो डीएनए क्या होता है बेटा, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो इसीलिए अब आप बताओ कि जेनेटिक मटेरियल किसको प्रेफर किया जाएगा, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर जो स्टेबल होगा, स्टेबल वाले को, है ना। डीएनए स्टेबल है, आरएनए स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए हम डीएनए को क्या लेते हैं, प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल, प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। साथ में जैसे मैंने आपको बताया थाइमीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन
और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। तो बेटा ये जो थाइमिन प्रेजेंट होता है ना डीएनए में, ये भी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको। क्या? ये भी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। दोनों OH और यूरेसिल जो है वो उसको लेस स्टेबल बनाते हैं आरएनए को, वही थाइमिन और एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप इन द डीएनए वो उसको मोर स्टेबल बनाते हैं। इसीलिए जो ज्यादा स्टेबल है उसको हम जेनेटिक मटेरियल लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपके पापा या मम्मी से आप में पास ऑन होनी है तो आप में एज इट इज आ जाती है। क्यों? क्योंकि डीएनए इतना स्टेबल है कि वो प्रॉपर्टी को लेके आ सके। अगर डीएनए इतना स्टेबल होता ही नहीं ना तो वो प्रॉपर्टी आपके मम्मी पापा से कभी भी आप में आ ही नहीं पाती। समझ रहे हो बात? ऐसे रिलेट करो। समझे यहाँ तक? यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि आपको अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, ठीक है, उसके लिए आप किसको काम में लोगे, डीएनए को या आरएनए को? देखो जो डीएनए होता है ना वो किस पे डिपेंडेंट होता है, इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पे डिपेंडेंट होता है कि भैया तुम है ना कुछ बनाओ, प्रोटीन बनाओ, आरएनए पे डिपेंडेंट होता है। तो अब क्योंकि वो आरएनए पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम है वो कौन करता है? आरएनए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इज दैट क्लियर? अगर आपसे बोले कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, वो है डीएनए, और उसी जेनेटिक मटेरियल की जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन करवाने के लिए कौन ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो है आरएनए। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ी बात? समझ पड़ी बात? यस मैम। यस मैम। देखो अब ना यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं आपके अंदर। तो क्वेश्चन एक है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो आया था इस दुनिया में वो था आरएनए। बट क्योंकि हम देखते हैं आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, तो हमारा जो प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? डीएनए। डीएनए। तो ये सेम टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन करेगा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा। इन चीजों को मद्देनजर और ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? यस। जो डीएनए है, देखो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? आरएनए। तो जो RNA। डीएनए है वो किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए से। आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक देखते हैं जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था वो सेंट्रल डॉगमा वाला कि जिसमें 3 चीजें होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। उसमें जो सबसे पहला था वो था हमारा रेप्लिकेशन। तो आज अभी हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा रेप्लिकेशन में क्या होता है? मैम डीएनए रेप्लिकेट करता है, अलग अलग हो जाता है। रेप्लिकेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेप्लिकेट? मैम उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होके क्या करते हैं? मैम न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन, और एक साइंटिस्ट नहीं, एक्चुअली 2 थे, वॉटसन एंड वॉटसन क्रिक। तो अब देखो जैसे डीएनए ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है। अब इस कहानी में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जैसे रस्सी नहीं होती, रस्सी, रस्सी में जैसे आप रस्सी को खोलते हो वैसे ही एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है यहाँ पे, गायब होता है। हाँ, और एक स्ट्रैंड यहाँ पे अलग हो जाता है।
तो अब एक ये जो स्ट्रैंड है अलग हुआ है, ये एक्ट करेगा एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड। कैसे स्ट्रैंड की तरह? एक पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह। और ये पेरेंटल स्ट्रैंड अपने लिए एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, ये ऐसे करके इसके अपोजिट वाला, और जिसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा स्ट्रैंड है ये? डॉटर स्ट्रैंड। कौन सा है? डॉटर स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्योंकि जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। और मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था कि जैसे वो अपन ने लास्ट लेक्चर देखा था, एडेनिन के सामने एक आपको चेन पता है तो दूसरी चेन अपने हिसाब से वहां पे लगा सकते हैं, वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। और जो दूसरा नया बन रहा है उसको हम डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं। याद आ रहा है आपको कि एडेनिन के सामने थाइमिन जोड़ दिया, यूरेसिल के सामने ग्वानिन जोड़ दिया, ग्वानिन के सामने साइटोसिन जोड़ दिया? याद आ रहा है? हाँ, अरे हाँ है ना, यस मैम। बोलो तो सही, समझ भी नहीं आता, नेटवर्क तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, गूंगो की तरह बैठ जाते हो। सही बता रही हूँ, घर से उठा उठा के फेंक दूंगी मैं तुम्हें मैंने बाहर। दूसरा मोबाइल है ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा मोबाइल है, तीसरा मोबाइल है, मैम जुकाम हो गया बस। होगा ही सही। जुकाम हो गया, इनसे बोला नहीं जा रहा है, इतने नाजुक पाजुक कलिया हो ना तुम। जुकाम हो गया, बोला नहीं जा रहा, मैम फोन है। बार बार छींक आ रही है ना। ओ, टू मच स्ट्रगल, आई कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल। चलो, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस स्कीम को जो हमने नाम दिया है ना, स्कीम को नाम दिया है, वो दिया गया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, अब एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कुछ नाइट्रोजन होता है, पता नहीं, शायद उस पर कुछ 15 ऐसे करके लगा होता है, फिर कुछ बाद में 14 आता है। वो कोई एक्सपेरिमेंट मुझे बता सकता है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट को, ई कोलाई को ग्रो करते हैं किसके अंदर? NH4Cl के अंदर। किसके अंदर? NH4Cl के अंदर। चलो, अब मुझे बताओ ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा। अरे मैम क्या? बताओ, NH4Cl वाला एक्सपेरिमेंट था ना, यस मैम। जो ये कंफर्म करने के लिए था। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था? ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? ये कंफर्म करने के लिए, ये वाली जो थ्योरी थी ना, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, इसी को कंफर्म करने के लिए किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था? हमने एक आइसोटोप लिया था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और हमने कंपाउंड NH4Cl लिया था। अब इसके अंदर क्या किया था? हमने जो N15 है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी के थ्रू देखो नया नया कुछ कुछ बनाएगा ना अपना अपना, ये ऐसे करके, फिर इसके डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे, है ना, यहाँ पे इसका स्ट्रैंड आएगा, और फिर इसके नए डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे, ऐसे करके कहानी आगे चलती रहेगी। फिर इसके जो डॉटर स्ट्रैंड है, लेट से ये इसके डॉटर स्ट्रैंड है, ये फिर एक नया कुछ बनाएंगे, ऐसे कहानी चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी आगे? यस मैम। तो ये कहानी को जानने के लिए कि सच में ऐसा होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो इसके अंदर हमने क्या किया? NH4 विच इज 15, इसमें हमने N15 को इनकॉर्पोरेट किया, किसमें? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है ना, इसके अंदर हमने क्या डाला? N15 डाला। ठीक है, क्या डाला? N15 डाल दिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्लियरली ना, जो हाँ, तो आप क्या यहाँ पे सबसे पहले जो N15 है वो क्या है बेटा? हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। समझ पड़े बात?
अब हमने Yes, इसको आराम से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसको क्या करवाया है, सेटल डाउन करवा दिया कि आप नीचे बैठ जाओ। फिर हमने ये जो मटेरियल था, ये जो था डबल स्टैंडर्ड, इसको हमने ये जो पूरा पास ऑन किसमें किया, N14 में। किसमें पास ऑन किया, N14 पे। अब हमने ना थोड़े थोड़े टाइम में सैंपल लेना शुरू किए डीएनए के जो बने थे, क्योंकि ये तो बनते रहेंगे, हम इनके सैंपल्स उठा रहे थे। तो अब जो सैंपल थे ना वो थोड़े अलग अलग आ रहे थे। शुरू के टाइम में कॉम्बिनेशन आ रहा था, किसका, 15 का और 14 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। पहले हमने डीएनए को 15 में डाला, फिर 14 में डाला। शुरू के स्टेजेस में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 15 था। फिर हमने देखा धीरे धीरे जैसे नई नई स्ट्रैंड्स बनती गई, उसके बाद 15 और 14 बराबर आ रहे थे। फिर हमने देखा और जैसे धीरे धीरे आगे नई स्ट्रैंड्स बनती जा रही थी, आप देखते जा रहे हो वो पेरेंटल प्रॉपर्टी लूज होती जाती है, फिर एक नई चीज अलग आती जाती है। तो एक टाइम था जब सिर्फ N14 आ रहा था। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये किसी ने मेरे से पूछा भी था एक बार, और क्लास के एंड में लेक्चर में भी पूछा था, तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये तो निगम ने पूछा था। फिर भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। हाँ, राइट नो आई डोंट नो कि अभी। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? Meselson and Stock एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। आयुष, मनोज, मोहित, संजना, शिवम, शिवम गुप्ता, स्नेहा। ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, इसमें देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, शुरू का जो स्टेज है ना, सबसे पहले आप देखो सिर्फ 15 वाले थे, सिर्फ 15। अब ये जैसे इसका एक नया स्ट्रैंड है, ये एक नया स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड ने नया ये ग्रीन वाला अपना डॉटर बनाया, ठीक है, और इस रेड वाले ने अपना नया डॉटर बनाया। तो ये देखो, आधे 15 हो गए, आधे 14 हो गए, पहले से 15 थे। अब ये जो है, ये दोनों वापस एक्ट एज अ पेरेंट करेंगे। तो रेड वाले कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ग्रीन वाले अपना वापस एक नया ग्रीन बनाएंगे। तो देखो, इस ग्रीन वाले ने अपना एक नया ग्रीन बनाया, फिर ये जो रेड वाला था इसने अपना एक नया ग्रीन बनाया, इस रेड वाले ने अपना नया ग्रीन बनाया, और जो ग्रीन था इसने अपना नया ग्रीन बनाया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 14 ज्यादा है और 15 कम है, देख पा रहे हो? यस मैम। अभी समझ आया ये आपको एक्सपेरिमेंट की सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी यहाँ पे कैसे आई है? यस मैम। कि हर स्ट्रेन अपना अपना एक नया बना रही है, और जैसे वो बनाती जा रही है वो पुरानी वाली प्रॉपर्टी जाती जा रही है। तभी आप देखते हो एक मम्मी पापा से एक प्रॉपर्टी, ये भी देखो आप, मम्मी पापा से एक जो प्रॉपर्टी है, आप अपने मम्मी पापा के बहुत मिलते जुलते लगते, नहीं, आपकी जो दादा दादी है उनसे मिलते जुलते आपके मम्मी पापा बहुत लगते होंगे। फिर आप थोड़े से कम मिलते जुलते लगते होंगे अपने दादा दादी से, तो अब आपके जो बच्चे होंगे वो और कम आपसे मिलते जुलते लगेंगे आपके दादा दादी से। तो वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे अलग 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 वेरिएशन आते जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये कहानी है यार। अब हम बढ़ते हैं मशीनरी एंड एंजाइम। किस पे? मशीनरी एंड एंजाइम। यार देखो, ये सब करने के लिए, क्या सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए, आगे जैसे कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ये सब करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कढ़ाई ली, कढ़ाई में ये सब बना दिया आपने, कुछ एंजाइम्स हैं जो काम यहाँ पे काम में आते हैं।
तो लेट्स से रेप्लिकेशन को करवाने के लिए, किसको, रेप्लिकेशन को करवाने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी, एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और उस कैटलिस्ट का नाम बोलो क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? तो यस ये मैम। हमारा करवाता है क्या, हमारा रेप्लिकेशन। एक टर्म है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आगे आएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक सिर्फ किसका रोल चल रहा है, डीएनए का। अभी आरएनए कहीं भी नहीं आया रेप्लिकेशन में, इसलिए रेप्लिकेशन कौन करवाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे जाके जब आरएनए भी इन्वॉल्व हो जाएगा तब हमारे आरएनए डिपेंडेंट आएगा। इज दैट क्लियर? तब वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, डीएनए पे। ठीक है, यस मैम। जस्ट ऑडिबल ना? यस मैम। वाह यार। चलो अब ना, ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यार एक मिनट, आई एम इन क्लास। चलो, रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं कि मैं इधर चला मैं उधर चला, ऐसे नहीं होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में ही चलता है। तो कोई मुझे वो डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन कौन सी होगी? 5' to 3'। 5' to 3'। इज दैट क्लियर? और अब जैसे आपको वो एक डायग्राम पता होगा, ऐसे करके एक डायग्राम बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में बेटा क्या होता है, जैसे ये वो है, जैसे आप ये मानो ये आपका डीएनए था, सॉरी ऐसे करके उसको थोड़ा विजुअलाइज किया है, ये वाला एंड वाला पोर्शन है, इसी को रख दिया गया है ये यहाँ पे। इसको विजुअलाइज करो, इसको देख रहे हो, आप कर पा रहे हो इसे विजुअलाइज? तो अपन इसको रस्सी को खोल रहे हैं, तो अब ये एक पेरेंट की तरह काम करेगी और ये तीसरी ये वाली एक पेरेंट की तरह काम करेगी, और ये जो दिख रहे हो आप, ये एक नया इनसे बन रहा है स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क एक वो पॉइंट होता है, एक स्मॉल डीएनए हेलिक्स होता है ना, ये जो डीएनए हेलिक्स का एक स्मॉल सा पोर्शन होता है जो पूरा रेप्लिकेशन करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। कि डीएनए हेलिक्स, ये पूरा डीएनए है, इसका छोटा सा पार्ट जो शुरू करवाता है ये पूरा प्रोसेस खोलने का। रस्सी को आप सीधा नहीं खोल देते हो ऐसे, आप ऐसे एक शुरुआत करते हो ऐसे करके, फिर वो पूरी रस्सी खुलती जाती है। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ऐसा भी नहीं आप रस्सी एक पॉइंट पकड़ोगे एक ही डायरेक्शन में फिर खोलना शुरू करोगे, तो वो जो डायरेक्शन है वो है 5' to 3'। कौन सी है, 5' to 3'। अब जैसे ये एक डैश है, सॉरी ये एक फॉर्क है, इसके अंदर ये टुकड़े वाले जो स्ट्रैंड बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस, टुकड़े टुकड़े में। या फिर डिसकंटिन्यूअस के अलावा हम इसको एक और नाम देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। कैसे, लैगिंग स्ट्रैंड। वहीं ये जो जुड़ी हुई स्ट्रैंड है इसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कौन सा नाम, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। या फिर लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा, लीडिंग स्ट्रैंड। अगर आपको कभी भी जैसे इसको याद करने में दिक्कत आए, कंटिन्यूअस को लीडिंग बोलते हैं, तो आप मानो कि जैसे अगर लाइफ में जो इंसान बहुत रुक रुक के चलता रहता है, बहुत गैप लेके चलता है, वो हमेशा लाइफ में लैग करता है। तो डिसकंटिन्यूअस वाला इज लैगिंग। वही एक इंसान जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालता है लाइफ में, वो हमेशा लाइफ में क्या करता है, लीड करता है। तो कंटिन्यूअस वाला क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो मैंने आपको बोला, जैसे देखो मैंने आपको ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना के दिखाया, तो इसके अंदर एक में तो ऐसे ऐसे टुकड़े बने और एक में पूरा बन गया। तो ये तो चलो नया हमारे डॉटर की तरह काम कर लेगा सीधा का सीधा,
पर ये बेचारा टुकड़े वाला क्या करेगा, ये कैसे एक स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो टुकड़े वाला है ना इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से हम इसको जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आपने ये चीज तो सुनी होगी, पढ़ी होगी पहले भी क्लासेस में, कि कोई भी कैटलिस्ट है, कोई भी एंजाइम है, वो अगर एक्ट कर रहा है किसी सब्सटेंस पे, तो उसको एक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए जिसपे वो जाके एक्ट करेगा, जिसपे वो काम करेगा, हाँ के ना? यस मैम। तो यहाँ पे हमारे को एंजाइम मिल गया, सबस्ट्रेट का नाम बोलो, क्या है सबस्ट्रेट का नाम? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट का नाम। ठीक है, ये दोनों तरीके से काम करता है, ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट भी काम करता है, और साथ ही ये जो पूरा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है कि पॉलीमराइज होती जाएगी, चेन आगे जो बनती जाएगी, है ना, तो वो पॉलीमराइजेशन के लिए जो हाई एनर्जी है, प्रोसेस को करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये। कहीं आप इससे मत कंफ्यूज हो जाना, आपसे बोल दिया कि यार इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार एंजाइम एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, कैटलिस्ट एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, आप टिक कर दोगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज, हाँ के ना? वो नहीं करना। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के कितने काम हो गए, 2 काम हो गए, यानी कि इसके डुअल पर्पस है। क्या है, डुअल पर्पस। इसका सिर्फ एक ही काम नहीं है, सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेगा, और हाई एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड करेगा, फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताओ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? What do you understand by origin of replication? जिस पॉइंट पर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, और वो पॉइंट मैंने क्या यहाँ पे कहीं मार्क किया है? वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, जो डायरेक्शनल है ये। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। नो मैम, कुछ नहीं, जो स्पेसिफिक पॉइंट है रीजन ना, होते वो हैं। जो स्पेसिफिक रीजन है वहां पर से कहीं पर भी हो जाएगा वो। बेटा रेप्लिकेशन फॉक पे होगा ना वो रीजन, तो हाँ, रेप्लिकेशन फॉक वो वाला है जहां से पूरा खुलना शुरू होगा। तो जहां से खुलना शुरू होगा, उस पॉइंट से जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, शुरुआत किसी चीज की, किसी चीज की शुरुआत। तो हम यहाँ पे किसकी शुरुआत कर रहे हैं, रेप्लिकेशन की। तो उसी से समझ जाओ ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, जहां से हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। समझ पड़ रही है बात? किस डायरेक्शन में होता है, Yes, ma'am. 3 to 5 to 3 के अंदर होता है, या 3 to 5, एक डायरेक्शन होगा, कोई भी डायरेक्शन पकड़ लो। ठीक है, यस मैम। जैसे कि देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे अगर शुरू हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये 5 to 3 है, और यहां से चल रहा है तो ये 3 to 5 है। अपोजिट ही डायरेक्शन चल रही है ना। यस मैम। तो वो चीज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन क्या हो गया। आज ये हमने पूरा कर लिया है कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, रेप्लिकेशन में किस एंजाइम की जरूरत है, ये टोटली कंप्लीट है। अब हमें जो देखना है वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। कि यार ये स्ट्रैंड्स तो बन गई डीएनए की, ठीक है, अभी हमने क्या किया, डीएनए की स्ट्रैंड जो है उसको अलग किया। अब वो आगे जाके कैसे पूरा प्रोसेस करने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन कैसे कॉपी करने वाली है,
वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, विच इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आगे ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। बेसिकली आज हमने क्या किया है, डीएनए जो इतना बड़ा होता है वो छोटा कैसे हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें कैसे पता पड़ा था, उसके लिए हमने इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो आज सारे के सारे कर लिए। साथ ही साथ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, और अब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल से जो इवॉल्व हुआ है वो है हमारा डीएनए, और अब वो हमारा प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था और अब प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्योंकि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था इसीलिए उससे इवॉल्व हुआ है डीएनए। इज दैट क्लियर? और आरएनए को हम किस में काम लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये आगे आएगा। जैसे हम ट्रांसलेशन में देखते हैं ना कि प्रोटीन एक्सप्रेस होता है तो वहां पे पूरा एमआरएनए जो होता है तो वो क्या काम कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ही तो कर रहा है, हाँ कि ना? तो वो वाली चीज है। और फिर हमारा इसमें बताते हैं कि पहले रेप्लिकेशन होता है कि जो डीएनए है वो क्या है, अभी सिर्फ खुलना शुरू हुआ है, डीएनए अभी सिर्फ खुलना शुरू हुआ है, ये इंफॉर्मेशन तो कॉपी बाद में करेगा, वो सब आगे आएगा आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। मैं अटेंडेंस शीट शेयर कर रही हूँ, इसको भरना, और इसमें कोई बाकी किसी में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते चलो।